हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में स्टार्ट किया था कक्षा 12 केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था को। तो आज हम लोग इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने इस चैप्टर के प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा हुआ है तो मैंने उसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से जाकर के आप उन वीडियोज़ को ईजिली देख सकते हो। तो अब आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि प्रीवियस पार्ट से हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या है। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था भैया? सबसे पहले फर्स्ट जो पार्ट आया था उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि द्रव्य क्या होता है, द्रव्य के बारे में जाना। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि द्रव्य की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, और अपना जो टॉपिक था, टॉपिक क्या था? ठोस अवस्था। ठोस अवस्था को स्टार्ट किया। तो फिर हम लोगों ने पढ़ा था ठोस अवस्था के बारे में। जब ठोस अवस्था के बारे में पढ़ा, उसके बाद में क्या पढ़ा? उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि ठोस हमारे कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। ठोस हमारे कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि हम लोगों ने पढ़ा ठोसों का वर्गीकरण। क्या पढ़ा? ठोसों का वर्गीकरण। और ये वर्गीकरण किस आधार पर था? यह वर्गीकरण आप लोगों को पता है घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर था। ठोसों का वर्गीकरण, जहां पर हमको पता चला कि ठोस हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा कौन सा? अक्रिस्टलीय ठोस। उसके बाद में हम लोगों ने बात की क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण के बारे में। क्या बात की? कि क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण हम लोगों ने क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण के बारे में बात की। तो यहाँ तक हम लोग लास्ट पार्ट्स में बात कर चुके हैं। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने इसी की बात की थी। यहाँ तक हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? क्रिस्टलीय ठोस को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो डिटेल में पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे क्रिस्टल जालक से। ठीक है। और ये सब मैं कवर कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियोज़ में। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक नीचे डाल दिया प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हो। ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे क्रिस्टल जालक के बारे में, जिसको इंग्लिश में क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है। जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अब हम लोग क्रिस्टलीय ठोस के बारे में विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरुआत हम लोग करेंगे क्रिस्टल जालक से। क्रिस्टल जालक क्या होता है? जैसा कि आप सभी को पता होगा कि क्रिस्टलीय ठोस या कोई भी पदार्थ की बात करो, वो घटक कणों से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर के बना होता है? घटक कणों से। और आपको पता है क्रिस्टलीय ठोस में क्या पाई जाती है? क्रिस्टलीय ठोस में घटक कणों की एक नियमित व्यवस्था पाई जाती है। तो क्रिस्टल जालक क्या होता है? क्रिस्टल जालक घटक कणों की जो त्रिविमीय व्यवस्था होती है उसी को कहते हैं क्रिस्टल जालक। यानी घटक कण जिस रूप में पदार्थ में व्यवस्थित रहते हैं उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है क्रिस्टल जालक। आपके सामने स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा एक सामान्य क्रिस्टल जालक का फिगर, आपको अभी दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है ना। तो आप देख सकते हो वहाँ पर घटक कण आपके जिस तरीके से व्यवस्थित हैं 3D में, 3D का मतलब त्रिविमा में जिस तरीके से व्यवस्थित हैं, उस अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है? क्रिस्टल जालक कहा जाता है। परिभाषा की बात करें, परिभाषा क्या है? क्रिस्टल में घटक कण बहुत से हो सकते हैं, मैंने आपको बताया था। परमाणु, अणु या आयन की त्रिविम व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहा जाता है। यानी कि क्या? क्रिस्टल में घटक कणों, परमाणु, अणु या आयन की त्रिविम व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहा जाता है, जो संपूर्ण क्रिस्टल में फैली रहती है। यानी ये व्यवस्था आपको पूरे क्रिस्टल में देखने को मिलती है। आपको फिगर दिख रहा होगा साइड में स्क्रीन पर। तो ये हो गई आपके क्रिस्टल जालक की परिभाषा। ठीक है ना। अब इसके बाद बात करेंगे क्रिस्टल जालक के प्रमुख लक्षण कौन कौन से होते हैं। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं क्रिस्टल जालक के लक्षणों के बारे में, कि क्रिस्टल जालक के कौन कौन से मुख्य लक्षण होते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर इस साइड में एक फिगर आ गया होगा। उस फिगर के जरिए हम लोग समझेंगे कि क्रिस्टल जालक के कौन कौन से मुख्य लक्षण होते हैं। पहले पॉइंट की बात करते हैं हम सभी। पहला पॉइंट कह रहा है क्रिस्टल जालक में प्रत्येक बिंदु क्रिस्टल के घटक कणों की स्थिति को व्यक्त करता है।
मतलब जैसे कि आपने फिगर देखा होगा, क्रिस्टल जालक का फिगर अभी आपके सामने है, वहाँ पर आपको बिंदु दिख रहे होंगे, डॉट बने हुए। तो वो जो बिंदु हैं वो और कुछ नहीं है, वो क्या हैं, वे सभी घटक कण हैं, ठीक है ना। जो बिंदु बने हुए हैं वे क्या हैं, घटक कण हैं। यही पहला पॉइंट कहना चाह रहा है कि क्रिस्टल जालक में प्रत्येक बिंदु क्रिस्टल के घटक कणों की स्थिति को व्यक्त करता है, ठीक है। यानी जो भी बिंदु बने हुए हैं वे सभी घटक कण हैं, और उन बिंदुओं को क्या कहा जाता है, ये नोट कर लीजिएगा, उन बिंदुओं को कहा जाता है जालक बिंदु। क्या कहा जाता है, जालक बिंदु। इसके दो नाम होते हैं, जालक बिंदु या फिर जालक स्थल, ठीक है ना, जालक बिंदु कहा जाता है। दूसरे पॉइंट की बात करें हम लोग तो वो है, इसमें उपस्थित प्रत्येक बिंदु का परिवेश जालक के किसी अन्य बिंदु के परिवेश के समान होता है। मतलब क्या है कि फिगर में जैसे आपको बहुत सारे बिंदु दिख रहे होंगे, तो अगर आप किसी एक बिंदु को पकड़ लो तो उसके चारों तरफ आपको जैसा परिवेश नजर आएगा, क्रिस्टल जालक में किसी दूसरे बिंदु को पकड़ लो, कोई भी दूसरा बिंदु पकड़ लो उसके अलावा, उसके चारों तरफ आपको जैसी व्यवस्था मिलेगी, दोनों की व्यवस्था आपको सेम मिलेगी। यानी एक जो बिंदु है क्रिस्टल जालक का, उसके सापेक्ष अगर आप किसी दूसरे बिंदु की तुलना करो, परिवेश की तुलना करो, तो आपको सेम परिवेश मिलेगा, ठीक है। तीसरे पॉइंट की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। ये वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है संपूर्ण क्रिस्टल जालक जालक बिंदुओं के एक छोटे त्रिविम समूह की पुनरावृत्ति द्वारा प्राप्त एक त्रिविम संरचना है। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, एक छोटा सा हाईलाइटेड एरिया है, वो एरिया है वो किससे बना हुआ है, वो जालक बिंदुओं से मिलकर के एक त्रिविम संरचना है। जालक बिंदुओं की कैसी संरचना है, एक त्रिविम संरचना है। कैसी है, छोटी सी, एक छोटी त्रिविम संरचना है। और अगर आप उसको बार बार दोहराओ, अगर आप उसको क्या करो, बार बार दोहराओ, तो क्या बनेगा, क्रिस्टल जालक बनेगा। क्या बनेगा, क्रिस्टल जालक बनेगा। वही तीसरा पॉइंट कह रहा है कि क्रिस्टल जालक एक छोटे से त्रिविम समूह की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का मतलब क्या, बार बार दोहराने से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। तो ये कुछ क्रिस्टल जालक के लक्षण हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग बात करेंगे इकाई सेल के बारे में। इकाई सेल की बात करने के लिए सबसे पहले अभी जो हमने पॉइंट पढ़ा था, कौन सा पॉइंट, क्रिस्टल जालक के लक्षण में, उसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे कि इकाई सेल क्या होता है। यहाँ पर आपके सामने एक क्रिस्टल जालक आया होगा, क्रिस्टल जालक का फिगर। और क्रिस्टल जालक को अगर आप ध्यान से देखो, जैसा कि लास्ट पॉइंट में कहा गया था, क्रिस्टल जालक किससे मिलकर के बना होता है, एक छोटा सा समूह है, वो हाईलाइटेड एरिया बना हुआ है, उस समूह की पुनरावृत्ति के द्वारा आपके क्रिस्टल जालक का निर्माण हुआ है, ठीक है ना। और वो जो छोटा सा समूह है, उसी समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई सेल। यहाँ पर उस इकाई सेल का फिगर आपके सामने आ गया होगा। मतलब जिस छोटे से समूह के जरिए या जिस छोटे से त्रिविम समूह के जरिए किसी भी क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसी को क्या बोलते हैं, इकाई सेल बोलते हैं। समझ में आ गया ना। परिभाषा देखते हैं, परिभाषा क्या है। परिभाषा है, इकाई सेल क्रिस्टल का वह सूक्ष्मतम जालक बिंदुओं का त्रिआयामी समूह है जिसकी त्रिआयामों की पुनरावृत्ति करने पर क्रिस्टल का संपूर्ण जालक प्राप्त होता है। मतलब क्या, इकाई सेल आपका क्या है, इकाई सेल आपका जालक बिंदुओं का एक छोटा सा समूह है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इकाई सेल क्या है, जालक बिंदुओं का छोटा सा समूह है जिसकी पुनरावृत्ति करने से क्रिस्टल जालक या संपूर्ण क्रिस्टल प्राप्त होता है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे इकाई सेल के पैरामीटर के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बात करें इकाई सेल के पैरामीटर की। इकाई सेल के पैरामीटर के लिए हमने क्या किया है, एक इकाई सेल यहाँ पे बना लिया है, ड्रॉ कर लिया है। मैं क्या करूँ, इस वाली लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूँ, ठीक है ना। इस वाले को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ठीक है। इस वाले को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। देखो, अगर इस वाले को क्या मानो, त्रिविमा में बन रहा है, मतलब यहाँ पर एक्स एक्सेस भी होगी, वाई एक्सेस भी होगी और जेड एक्सेस भी होगी,
ठीक है ना। त्रिविमा में आप जानते हो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष तीनों अक्ष होते हैं। इस वाले को मैं एक्स अक्ष कंसीडर कर लूं, ठीक है। ये वाली अक्ष कौन सी हो जाएगी, ये वाई अक्ष हो जाएगी। ये वाली अक्ष कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी जेड अक्ष, ठीक है भैया। अब पैरामीटर क्या होते हैं, पैरामीटर होते हैं जिसमें परिवर्तन करें तो हमारी इकाई सेल में भी कुछ परिवर्तन हो जाए, ठीक है, तो वो होते हैं पैरामीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये ओरिजिन से लेकर के एक्स अक्ष तक की जो दूरी है इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। वाई अक्ष पर जो दूरी होती है उसको बी से, जेड अक्ष पर जो दूरी होती है उसको सी से। तो ये आपके क्या हो गए, 3 पैरामीटर हो गए। किसके, इकाई सेल के क्या हो गए, 3 पैरामीटर हो गए। जैसे अगर आप किसी इकाई सेल में ए में परिवर्तन कर दो तो आपकी इकाई सेल बदल जाएगी, नहीं बदल जाएगी, जरूर बदल जाएगी। तो ये आपके क्या हो गए, 3 पैरामीटर हो गए। कौन से पैरामीटर हैं, अक्ष के पैरामीटर। और अक्ष की ये ए क्या है, लंबाई है, एक्स अक्ष की लंबाई। बी क्या है, वाई अक्ष की लंबाई। सी क्या है, जेड अक्ष की लंबाई। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी हैं अक्षीय लंबाइयाँ। क्या हैं, ये सभी आपकी हैं अक्षीय लंबाइयाँ। तो अक्षीय लंबाई के आपके 3 पैरामीटर होते हैं। पहला क्या होता है, ए क्या है, एक्स अक्ष की लंबाई, ठीक है। दूसरा क्या होता है, बी किस अक्ष की लंबाई है, वाई अक्ष की लंबाई। तीसरा क्या है, सी किस अक्ष की लंबाई है, जेड अक्ष की लंबाई, जेड अक्ष की लंबाई। तो यहां पर आपके 3 पैरामीटर भी आपके सामने आए गए। पहला क्या, ए जो कि एक्स अक्ष की लंबाई है। दूसरा क्या हो गया, बी जो कि वाई अक्ष की लंबाई है। तीसरा क्या हो गया, सी जो कि जेड अक्ष की लंबाई है, ठीक। इसके अलावा पैरामीटर 3 और पैरामीटर होते हैं। ये हो गया आपकी अक्षीय लंबाई। 3 पैरामीटर आपके कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके अक्षीय कोण के, अक्षीय कोण के। अगर आप देखो तो ए और बी के मध्य कोई कोण बना होगा, बी और सी के मध्य कोई कोण होगा, ए और सी के मध्य कोई कोण होगा। तो इन कोणों में अगर परिवर्तन करें तब भी हमारी इकाई सेल में परिवर्तन हो जाएगा। तो 3 पैरामीटर हमारे आते हैं जिनको बोलते हैं अक्षीय कोण। अब कौन सा कोण कहाँ पर होगा, इसको याद करने के लिए आप ऐसे याद कर लीजिए, ए के लिए अल्फा, बी के लिए बीटा और सी के लिए गामा। अक्षीय कोणों को अल्फा, बीटा और गामा से प्रदर्शित किया जाता है। तो आप याद कर लो, ए के लिए अल्फा, बी के लिए बीटा, सी के लिए गामा। मतलब क्या है इसका, अगर आप इस कोण की बात करो तो देखो यहाँ पर आपको ए मिल रहा है, बी मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, सी नहीं मिल रहा है। तो सी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, गामा। तो यहाँ पे कौन सा कोण हो जाएगा, गामा। इस वाले कोण की बात करो तो यहाँ पर बी है आपके पास, सी है आपके पास, क्या नहीं है, ए नहीं है। तो ए के लिए क्या लिखते हैं, अल्फा। तो यहाँ पे कौन सा कोण हो जाएगा, अल्फा। यहाँ पर देखो आप, ए मिल रहा है आपको, सी मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, बी नहीं मिल रहा है, बी गायब है ना, ए है और सी है, बी गायब है। बी के लिए क्या लिखते हैं, बीटा। तो यहाँ पे कौन सा कोण हो जाएगा, बीटा। तो अक्षीय कोण की बात करें, आपके 3 पैरामीटर आए, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा क्या है आपका, अल्फा जैसा कि मैंने बताया बी व सी के मध्य का कोण। क्या है, बी व सी के मध्य बना कोण, ठीक है ना, समझ में आई बात। अल्फा क्या है, अल्फा है बी व सी के मध्य बना कोण। उसके बाद बात करें बीटा की, बीटा क्या है, बीटा है ए व सी के मध्य बना कोण। क्या है, ए व सी के मध्य बना कोण, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग गामा की। गामा क्या है, गामा है ए व बी के मध्य बना कोण। क्या है, ए व बी के मध्य बना
कोण। देखो अक्षीय कोण की बात करें तो तीन आपके अक्षीय कोण वाले पैरामीटर होते हैं, तीन। कौन कौन से? अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है बी व सी के मध्य बना कोण। देखो यहाँ पर आपका जो अल्फा है ये किसके किसके मध्य बना है? बी के और सी के मध्य। मैंने याद करने का तरीका बताया। यहाँ पर आपको बी और सी मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है? ए नहीं मिल रहा है, मतलब क्या हो जाएगा? अल्फा। तो अल्फा क्या है? अल्फा है बी व सी के मध्य बना कोण। बीटा क्या है? बीटा है आपका ए व सी के मध्य बना कोण, ए व सी के मध्य बना कोण। गामा क्या है? गामा है आपका ए व बी के मध्य बना कोण, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पर देखो अक्षीय लंबाई से आपको कितने पैरामीटर मिले थे? 1 2 3। कितने पैरामीटर्स मिले आपको? 3। अक्षीय कोण से आपको कितने पैरामीटर मिले? 1 2 3। कितने मिले? 3। तो यानी कि आपके पास टोटल कितने पैरामीटर हैं? 3 + 3, मतलब आपके पास टोटल कितने पैरामीटर हो गए? 6। तो इकाई सेल के टोटल 6 पैरामीटर होते हैं। कौन कौन से? ए बी सी जो कि अक्षीय लंबाइयां हैं, और होते हैं अल्फा बीटा गामा जो कि क्या है? अक्षीय कोण है। अब हम लोग बात करेंगे कि इकाई सेल में अगर हम लोग इन 6 पैरामीटर में परिवर्तन करें, 6 पैरामीटर कौन कौन से? एक बार फिर से देखिए, ए बी सी जो कि अक्षीय लंबाइयां हैं, और अल्फा बीटा गामा जो कि अक्षीय कोण है। इनमें परिवर्तन करें तो इकाई सेल हमारे कितने प्रकार के हो सकते हैं उसकी बात करेंगे अभी हम लोग। आप तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग बात करेंगे इकाई सेल के प्रकार के आधार पर क्रिस्टल निकाय के प्रकार। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था क्या कि इकाई सेल के पैरामीटर के बारे में, और बताया था अगर इकाई सेल के पैरामीटर में हम लोग परिवर्तन करेंगे तो इकाई सेल परिवर्तित हो जाएगी। तो उसके आधार पर कितने प्रकार के क्रिस्टल निकाय संभव है उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पर आपको एक टेबल टाइप की बनी दिख रही होगी। पहला जहाँ पे कॉलम है क्रिस्टल निकाय का, यहाँ पर क्रिस्टल निकाय आपके होंगे। दूसरा कॉलम है अक्षीय दूरी का। अक्षीय दूरी क्या होता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था ए बी और सी। ए क्या था? ए थी एक्स अक्ष की लंबाई, बी वाई अक्ष की लंबाई, और सी क्या था? जेड अक्ष की लंबाई। फिर है नेक्स्ट अक्षीय कोण। अक्षीय कोण बताया था अभी मैंने आपको, अल्फा बीटा गामा, ये 3 अक्षीय कोण होते हैं। अल्फा किसके बीच का होता है? अल्फा होता है आपका बी व सी के मध्य का कोण। बीटा किसके बीच का होता है? बीटा आपका होता है ए व सी के मध्य का कोण। और गामा किसके बीच का होता है? गामा होता है आपका ए व बी के मध्य का कोण। नेक्स्ट सेक्शन है आपका उदाहरण का। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिस्टल निकाय। हम लोग जब भी किसी एक क्रिस्टल निकाय की बात करेंगे तो उसकी इमेज आपको यहाँ पर नजर आएगी कि वो कैसा क्रिस्टल निकाय होता है, ठीक है। सबसे पहले क्रिस्टल निकाय घनीय को हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलते हैं क्यूबिक। घनीय इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूबिक। अक्षीय दूरी की बात करें तो इसके लिए ए = बी = सी, यानी यहाँ पर जो तीनों अक्षीय दूरियां होती हैं वो समान होती हैं। अक्षीय कोण की बात करें, अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री, यानी तीनों एंगल्स समान होते हैं और उनकी वैल्यू क्या होती है? 90 डिग्री होती है, 90 अंश होती है। उदाहरण है आपका NaCl। कैसा ये घनीय निकाय होता है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट निकाय की बात करें तो द्विसमलंबाक्ष या चतुष्कोणीय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेट्रागोनल। इस निकाय में अक्षीय दूरी आपकी a = b बट डज नॉट इक्वल टू c, यानी यहाँ पर आपके a और b तो बराबर होती हैं लेकिन c बराबर नहीं होती है। लेकिन अक्षीय कोण की बात करें तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 अंश, ठीक है। उदाहरण है आपका SnO2। ये कैसा होता है निकाय? आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट निकाय विषम लंबाक्ष है। इसकी बात करें, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्थोरोम्बिक। क्या बोलते हैं? आर्थोरोम्बिक। अक्षीय दूरी इसके लिए होती है a डज नॉट इक्वल टू b डज नॉट इक्वल टू c, यानी a b c तीनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। अक्षीय कोण की बात करें, अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री, तीनों एंगल्स बराबर होते हैं और उनकी वैल्यू कितनी होती है? 90 अंश होती है। उदाहरण है आपका KNO3। कैसा होता है यह निकाय? ये आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है एकनताक्ष। इसको बोलते हैं इंग्लिश में मोनोक्लिनिक। इसमें क्या होता है?
ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, पहली चीज। दूसरी क्या, अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री बट बीटा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर अल्फा और गामा बराबर होते हैं आपस में, इन दोनों की वैल्यू 90 अंश होती है, लेकिन बीटा की वैल्यू 90 अंश नहीं होती है। उदाहरण है आपका Na2SO4 इंटू 10H2O। Na2SO4 इंटू 10H2O कैसा होता है आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट है आपका त्रिनताक्ष, इसको बोलते हैं ट्राइक्लिनिक। इसमें क्या होता है, अक्षीय दूरी आपकी ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, यानी तीनों दूरियां आपस में बराबर नहीं होती हैं, पहली चीज। दूसरा, अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा डज नॉट इक्वल टू गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी यहाँ पर अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू समान नहीं होती हैं और तीनों की वैल्यूज 90 डिग्री के बराबर नहीं होती हैं। उदाहरण है आपका K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, फिगर आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है षटकोणीय, इसको बोलते हैं इंग्लिश में हेक्सागोनल। इस निकाय में आपका ए बराबर बी, लेकिन ए और बी बराबर होते हैं बट डज नॉट इक्वल टू सी, यानी ए और बी बराबर हैं लेकिन सी बराबर नहीं है। अक्षीय कोण की बात करें तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बट गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, उदाहरण है आपका ZNO। ओके, फिगर दिख रहा होगा आपको। नेक्स्ट है त्रिसमनताक्ष या त्रिकोणीय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइगोनल। इसमें क्या होता है, ए बराबर बी बराबर सी और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब क्या है, यहां पर आपका अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर होते हैं, लेकिन इनकी वैल्यू 90 डिग्री के बराबर नहीं होती, 90 अंश के बराबर नहीं होती। उदाहरण है आपका CaCO3। ठीक है, ये कैसा होता है आपको यहां पर दिख रहा होगा। ठीक है, आपको सब समझ में आ गया होगा। इनको पूरी तरीके से याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, आपको दो चीज़ें जरूर आनी चाहिए। पहली चीज, इन सब निकाय में सबसे ज्यादा सममित कौन सा है, सबसे ज्यादा सममित कौन सा है। ठीक है, सबसे ज्यादा सममित कौन सा है, घनी है। देखो इसके लिए a बराबर b बराबर c, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, यानी ये सबसे ज़्यादा व्यवस्थित है। और सबसे ज़्यादा अव्यवस्थित कौन सा है, तो वो आपको मिल जाएगा त्रिनताक्ष। यहाँ पर देखो आप, A डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा डज नॉट इक्वल टू गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर सबसे ज़्यादा व्यवस्थित कोई पूछे तो कौन सा है, घनीय। सबसे ज़्यादा अव्यवस्थित पूछे तो कौन सा है, त्रिनताक्ष। ये दोनों आपको पता होना चाहिए। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई डाउट हो तो उसको भी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।